हेलो एवरीवन, ज्योग्राफी रटो मत समझो सीरीज का ये लेक्चर 6 है। लेकिन अगर आपने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उनको देखना, तभी आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाएगी। लेकिन अब हम थोड़ा पीछे जाकर एक बार देखते हैं जिससे आपका रिवीजन हो जाए। तो इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्री बताया था, जिसमें कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। फिर हमने वहां पर डाइवर्जेंट बाउंड्री को डिस्कस किया था कि क्या होता है फेज 1 में। जब कन्वेक्शनल सेल एक्टिव होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, कॉन्टिनेंट का डाइवर्जेंस होना प्रारंभ हो जाता है। और अगर फेज सेकंड में कन्वेक्शन सेल फिर भी एक्टिव होती है तो क्या होता है, एक ऐसी वाटर बॉडी का निर्माण होता है जिसे हम नासकंड सी यानी नया सागर के नाम से जानते हैं। फिर फेज थर्ड में क्या होता है, अगर कन्वेक्शन सेल तब तक और एक्टिव रहती है तो उससे क्या होता है, कॉन्टिनेंट जो होता है बहुत ज्यादा दूर चले जाते हैं और बीच में एक ओशियन का निर्माण हो जाता है। तो अगर यही डाइवर्जेंट बाउंड्री, ये तो हो गया ओशियनिक क्रस्ट पर हो रही है, अगर यही कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पर होती है तो क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, क्योंकि ये एक बहुत मोटी लेयर होती है तो इसकी वजह से सबसे पहले इसका जो होता है डिप्रेशन होता है, जिसकी वजह से रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। उसके बाद इसमें भी फिर वो नासकंड सी बनता है। और फिर इसके बाद कन्वेक्शनल सेल और भी ज्यादा अगर एक्टिव होती है तो हमारे लिए मिड ओशियनिक रिज का निर्माण होता है, जिसे हम कहां पर देखते हैं, अपने अटलांटिक महासागर में मिड अटलांटिक रिज। तो ये उसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो। अब चलते हैं हमारे लेक्चर 6 की ओर। अब अब देखो, ये जो सारे हमने नासकंड सी का नाम लिया, कहां पर रिफ्ट वैली बन रही है। अब ये तो हमने देख लिया कि ठीक है रिफ्ट वैली बन रही है, फिर नासकंड सी बन रहा है, उसके बाद ये मिड ओशियनिक रिज बन रही है। तो ये सारी एक्टिविटी कहाँ हो रही है, तो वर्ल्ड मैप के थ्रू हम इस चीज को देखते हैं कि देखो क्या होता है। जो जैसे ये अफ्रीकन रिफ्ट वैली, अगर आपने सुना हो ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका डिप्रेशन हो रहा है। यहाँ पर कौन सी वो है बाउंड्री है, तो यहाँ पर है डाइवर्जेंट बाउंड्री, जिसकी वजह से ये चीज हो रही है। और आप जो रेड सी यहाँ पर देख रहे हो, ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है नास्कंड सी का। तो यहाँ पर जो हो रहा है डाइवर्जन एक्टिविटी हो रही है, जिसके कारण से यहाँ पर जो बीच का वाला लैंडफॉर्म है उसका डिप्रेशन हो रहा है, जिससे रिफ्ट वैली का निर्माण हो रहा है। और हमारा जो रेड सी है ये भी एक नास्कंड सी का ही एग्जाम्पल है, ये मैंने आपको यहाँ पर लिख भी रखा है। और आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, 10 मिलियन ईयर्स के बाद क्या होगा कि जो अफ्रीका है उसका ये इस तरह से इससे अलग हो जाएगा और ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। फिर ये भी एक नास्कंड सी का एग्जाम्पल बन जाएगा। अभी रेड सी नास्कंड सी का एग्जाम्पल है, लेकिन जब 10 मिलियन ईयर्स के बाद क्या होगा कि यहाँ पर भी ये इससे अलग हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है अफ्रीका का, और ये इस तरीके से यहाँ पर भी एक नास्कंड सी क्रिएट हो जाएगा। अब आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको नॉर्थ जो ये लेक है अफ्रीका की, तो आपको इसको नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ याद रखना है। तो सबसे पहले है तुर्काना लेक, फिर लेक योगा, इसके बाद लेक विक्टोरिया और लेक तंजानिया। आपसे ये नॉर्थ टू साउथ भी लगवा सकता है और साउथ टू नॉर्थ भी ये यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। और आपको एक बात और याद रखनी है कि जो विक्टोरिया है वो अफ्रीकन रिफ्ट वैली में जो डिप्रेशन हो रहा है उसका पार्ट नहीं है, बाकी ये तीनों ही उसका पार्ट है, लेक तंगानिका और ये तुर्काना और ये योगा, लेकिन जो विक्टोरिया है वो उसका पार्ट नहीं है। अब ये जो लेक विक्टोरिया है इससे कौन कौन से कंट्री की सीमा लग रही है, तो युगांडा, तंजानिया और केन्या। ठीक है। अब लेक विक्टोरिया से क्या निकल रही है, नाइल रिवर निकल रही है, और इसकी दो ट्रिब्यूटरीज है, व्हाइट नील और ब्लू नील। व्हाइट नील तो है जो कि विक्टोरिया से ही निकल रही है, जब ये सॉरी जो व्हाइट नील है वो विक्टोरिया से निकलती है, और जब ब्लू नील और व्हाइट नील आगे मिलते हैं तो इसे नाइल रिवर बोला जाता है। और जो ब्लू नाइल रिवर है वो इथोपियन आइलैंड के पास से निकल रही है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है प्रीलिम्स के पर्पज से। अब मेंस 2014 में क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड इन इंडोनेशिया एंड फिलिपीन आर्कीपिलागो। तो इसमें ये कह रहा है कि ये यहाँ पर अब बात किसकी हो रही है, ओशन ओशन कन्वर्जेंस की। जो ये क्वेश्चन है यहाँ पर हमें ओशन ओशन कन्वर्जेंस के बारे बताना है कि जब फिलीपींस और इंडोनेशिया के आसपास क्यों इतने सारे आइलैंड आर्क हैं, उसका फॉर्मेशन है, जो थाउजेंड ऑफ आइलैंड्स आर्क है उनका जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ है। तो हम इसी क्वेश्चन को अब आगे समझने वाले हैं। तो अब कन्वर्जन प्लेन बाउंड्री में भी ओशन ओशन कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री जो ऐसे और ऐसे, इसे अभिसारी सीमा भी बोलते हैं। तो और डाइवर्जेंट बाउंड्री को अपसारी सीमा बोलते हैं। तो जब कन्वर्जेंट बाउंड्री जो होती है उसमें ओशन ओशन कन्वर्जेंस होता है,
सबसे पहले, फिर उसके बाद ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस होता है, फिर हम उसको कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस के रूप में देखते हैं। जब ओशन ओशन कन्वर्जेंस होता है तो आइलैंड आर्क का निर्माण होता है। जब ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जन होता है तो उससे वोल्केनिक माउंटेन बनते हैं, और जब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस होता है तो फॉल्ट माउंटेन बनते हैं। तो आपको अब हम पहले ओशन ओशन कन्वर्जेंस समझा रहे हैं, जो ये 2014 में मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्या होता है कि जो हैवी प्लेट है उसका सबडक्शन होता है। सबडक्शन मतलब निक्षेपण होता है, वो नीचे की ओर जाती है, सबडक्ट करती है। अब आप कहोगे कि उसमें तो हमें समझ में आता है कि ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट में कौन सी हैवी है, लेकिन जब दोनों ही ओशियनिक प्लेट है तो हम ये कैसे डिफाइन करें कि कौन सी प्लेट हैवी है। तो जो ओशियनिक प्लेट बड़ी होती है वो हैवी होती है, उसका सबडक्शन होता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जब इसका यहाँ से सबडक्शन होता है तो ये जब मेंटल में प्रवेश करती है तो इसका पिघलन होता है, जिसकी वजह से ये ऊपर आता है ज्वालामुखी के फिर रूप में, मैग्मा का जो फ्लो ऊपर की ओर होता है, और ये अब यहाँ पर इसी तरीके से फिर ये सारे बन जाते हैं। अब आप इसको 3D व्यू में इमेजिन करो, ये पूरी प्लेट है, इसका यहाँ पर सबडक्शन हो रहा है। तो इसी तरीके से ये हमें सिर्फ ये वाला पार्ट यहाँ पे शो हो रहा है, ये सारी जो प्रोसेस है वो यहाँ पर भी हो रही है, यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है। तो इस तरीके से वोल्केनिक आइलैंड आर्क का निर्माण होता है। तो हमने यहाँ पे ओशन ओशन कन्वर्जेंस को समझा कि कैसे आइलैंड आर्क का निर्माण होता है, और ये चीजें कहां पर हो रही है तो उसको देखो। अब हम जब ये समझ लेते हैं ना, तो इसके बाद हमारा इमेजिनेशन में ये चीज बनना जरूरी है कि हो कहां रहा है, एक्चुअल में कहां हो रहा है। तो साउथ ईस्ट एशिया जो ये वाले पार्ट है, इंडोनेशियन, फिलीपींस द्वीप समूह, ये वाली जो पार्ट है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पैसिफिक प्लेट सबडक कर रही है किसके नीचे, फिलीपींस और सुंडा प्लेट के नीचे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है और अर्थक्वेक आ रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस की। इस लेक्चर को 1 से 2 बार देखना, आपके जो सारे डाउट हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगे और आपको कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अब देखो, ओशियन कॉन्टिनेंट जब कन्वर्जेंस होता है, अब देखो इसको भी लगा दिया, पहले तो यहां से देखेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद यहां से देखेंगे कि ये चीजें हो कहां रही है एक्चुअल में, तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आता है और ये हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिर शिफ्ट हो जाती है चीजें। तो अब क्या हो रहा है, जब ओशन क्रस्ट और कॉन्टिनेंट क्रस्ट टकराती है तो आपको पता है हैवी प्लेट का सबडक्शन होता है। तो ओशियनिक क्रस्ट जो है उसका सबडक्शन होगा, जिससे ये मेंटल में जैसे ही प्रवेश करेगा इसका मेल्टिंग होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर हमें वोल्केनिक इरप्शन होना प्रारंभ हो जाएगा। कहां पर, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में। तो वहां तो आइलैंड आर्क का निर्माण हुआ था, लेकिन यहां पर किसका निर्माण हो रहा है, वोल्केनिक माउंटेन का, जो कॉन्टिनेंट पर हो रहे हैं। ठीक है, और ये वाला जो आइलैंड आर्क है ये पानी में हो रहा है, ये पानी से भी ये जमते जमते इतने ऊपर आने आ जाते हैं। और ये कहां पर है, जो वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है ये कॉन्टिनेंट पर हो रहा है, कॉन्टिनेंट वाले पार्ट पर हो रहा है। अब ये चीज एक्चुअल में कहां हो रही है, तो साउथ अमेरिकन प्लेट और नजका प्लेट। तो यहाँ पर नजका जो प्लेट है वो ओशियनिक क्रस्ट है, और जो साउथ अमेरिकन प्लेट है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, जिसकी वजह से यहाँ पर जब कन्वर्जेंट हो रहा है तो एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है, उससे वाइब्रेशन क्रिएट होती है, जिसको हम अर्थक्वेक के रूप में फील करते हैं। और फिर यही माउंटेन जो है, रेंजेस हमारी बनती है लगातार, रॉकीज और एंडीज इसके एग्जाम्पल है, एंडीज और रॉकीज, एटलस माउंटेन। इससे कौन सी, जब कॉन्टिनेंट और ओशियन कन्वर्जेंस होता है तो वोल्केनिक एक्टिविटी होती है और अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम सब देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से जो माउंटेन है किस तरह से इधर बने हुए हैं। तो चिम्बराजो माउंटेन, फिर ये एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका में बना हुआ है, फिर ओजस डेल सलाडो, फिर अकांका गुआ माउंटेन। और आप ये देखो कि जब माउंटेन यहाँ पर बने हुए हैं उसके यहाँ पर इस मिड वाले पार्ट में मांटो ग्रासो प्लेट्यू है, यानी पठार। तो क्या होता है कि जिस टाइम पे इनमें कॉलिजन हो रहा होता है, दो प्लेटों के मध्य जब ये कॉलिजन हो रहा होता है आपस में, जब ये कोलाइड करती है, तो क्या होता है, इससे पीछे वाले जो ये पार्ट होता है, मिड वाला जो पार्ट होता है, ये इस पे भी अफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से इसका थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट हो जाता है और ऐसे प्लेट्यू का निर्माण होता है। तो इसे हम बोलते हैं मांटो ग्रासो प्लेट्यू। जैसे हम अपने संदर्भ में तिब्बत प्लेट्यू को ले सकते हैं इंडिया के संदर्भ में। ठीक है, इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो एक्टिविटी हो रही है उसका जो प्रेशर है वो यहाँ पे जैसे फील होता है, जिसकी वजह से अपलिफ्टमेंट राइज करता है और यहाँ पर मोंटे ग्रासो प्लेट्यू का ऐसे निर्माण होता है। तो हम मैपिंग से पहले जियोमॉर्फोलॉजी समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैपिंग में हम सिर्फ रटते हैं कि यहाँ पर ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, ये प्लेट्यू है, ये डेजर्ट है,
लेकिन वो वहां पर बने कैसे, उसके पीछे का रीजन हम नहीं जान पाते हैं। तो जब हम इसको इस अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो वो फैक्ट भी याद करना हमारे लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि हम उनके पीछे के कारणों को जान रहे होते हैं, तो हमें उसको पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। फिर अब हमने इसको देख भी लिया है, अब हम आगे चलते हैं ऐसे ही। रॉकीज माउंटेन, ये हमारा है अलास्का रेंज, मैकेंजी माउंटेन, उसके बाद माउंट रेनियर, फिर यहाँ पर कोलंबिया प्लेट्यू। तो इसमें भी क्या हुआ, यहाँ पर जैसे माउंटेन रेंजेस बनी हुई है, तो फिर ऐसे प्लेट्यू का यहाँ पर निर्माण हो गया। तो क्या हो रहा है यहाँ से ना, कोलोराडो, यहाँ पर देखो कोलोराडो प्लेट्यू है यहाँ पर, और यहाँ से कोलोराडो जो रिवर है, ये वाली कोलोराडो रिवर है, ये जा रही है। तो जिसकी वजह से क्या बन रहा है, ग्रैंड कैन्योन। ग्रैंड कैन्योन इस तरह से दिखता है। क्यों बना ये, क्योंकि यहाँ कोलोराडो रिवर ने इसका वर्टिकली इरोजन किया, उसको अपर्दन किया। जब हम ऊंचाई पर होते हैं तो क्या होता, जो इरोजन है, मान लो रॉक है, हार्ड रॉक है, सॉफ्ट रॉक है, तो अगर इरोजन हमारा सॉफ्ट रॉक पर होता है तो उससे हमारे फ्लड प्लेन्स, बाढ़ के मैदान का निर्माण होता है। वहीं अगर हार्ड रॉक है तो क्या होगा उससे, अब वो इतनी जल्दी तो उसका इरोजन होगा नहीं, तो क्या होता है उससे इस तरह की आकृति बनती है, जो रिवर है वो उसका वर्टिकली इरोजन करती है। अब आपने देखा होगा जब गंगा ऊपर से शुरू होती है तो वो कितने, मतलब कितनी कम बस नहर सी बहरी होती है, उनकी एक धारा सी बहरी होती है, लेकिन जैसे ही वो नीचे मैदानों में आने लगती है तो उसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों इरोजन करने के कारण उसका आपको देखोगे पूरा इतना फैल जाती है, वो दिखती है। जहां पर हम जैसे हरिद्वार जाते हैं तो वहां गंगा रिवर को देखो, और एक आप ऊपर जाके जहां से वो रिवर बह रही है उस वाले पार्ट को देखो, तो ये इसका वर्टिकल इरोजन होता है। तो इसको हम जो ये इससे जो लैंडफॉर्म क्रिएट होता है वो उसको हम ग्रैंड कैनियन के नाम से जानते हैं। ये वाली चीज कहाँ हो रही है, कोलोराडो प्लेट्यू के पास से कोलोराडो रिवर जब निकलती है। इसको फिर हमने समझ लिया कि किस कैसे कैसे ये सारी चीजें बन रही हैं। इसके बाद अब फिर से देखो, मेंस 2014 में क्वेश्चन आया था, व्हाई आर द वर्ल्ड फोल्ड माउंटेन सिस्टम लोकेटेड अलोंग द मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट। कि जो वर्ल्ड फोल्ड माउंटेन है वो जो मार्जिन है कॉन्टिनेंट के वहीं पर ही क्यों है, मतलब कॉन्टिनेंट के किनारों पर ही क्यों है। मार्जिन मतलब किनारा। ब्रिंग आउट द एसोसिएशन बिटवीन ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोल्ड माउंटेन एंड अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। ठीक है, तो इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, जैसे यहां तो इसका आंसर देने के लिए हमने ओशियन किसका, हाँ इसका आंसर देने के लिए हमको ओशन ओशन कन्वर्जेंस की नीड थी। अब वो जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन पूछा गया है कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस से। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया, हमें कौन से उसके बारे में बताना है, ओशन ओशन कन्वर्जेंस, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, या ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसका देखने वाले हैं, इसका जो आंसर है उसको समझने वाले हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस हो रहा है। और आपको एक बार और बता दूं कि आपको ये लगेगा कि यहाँ पर जो हमारे हमको समझ भी आ रहा है लेकिन नोट्स नहीं बन पा रहे हैं, तो आपको नोट्स के लिए परेशान नहीं होना है। आपको अब अपनी जो 11th-12th की जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ना स्टार्ट करना है। जैसे जैसे यहाँ कवर किया जा रहा है तो आप उन एनसीईआरटी को बार बार पढ़ो, अब आपको वो अच्छे से समझ में भी आएगी और नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर आप एनसीईआरटी को जब पढ़ लोगे तो उसके बाद हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, तो वहां आपके वो जो नोट्स वाली प्रॉब्लम है, क्योंकि जब सिलेबस कंप्लीट हो भी जाता है तो भी एस्पिरेंट के सामने ये चैलेंजेस होता है, वो आंसर नहीं लिख पाते, क्योंकि आंसर लिखने के लिए भी एक अलग स्किल की प्रैक्टिस की डिमांड होती है। तो फिर हम इसलिए वो आंसर राइटिंग करते टाइम उस चीज को सीखेंगे कि किस तरह से फॉर्मेट में वो सारी चीजें इनको इंकलकेट करके लिखा जाता है। ठीक है, चलो अब कंटिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस को समझते हैं। क्या होता है कि पहले यहाँ तो हो तो ओशियन ओशन कन्वर्जेंस ही रहा था, उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस हुआ। देखो यहाँ पे लिख भी रखा है ओशियनिक लिथोस्फीयर, ये जो टूट के ये जो पार्ट है पहले ही गिर चुका है, क्योंकि यहाँ पर पहले क्या हो चुका है, ओशन ओशन जो कन्वर्जेंस है वो पहले हो चुका है। उसके बाद ही जैसे जब हमारा इंडिया इस तरफ बढ़ रहा था, जब हमने अपने लेक्चर फर्स्ट या सेकंड लिया था और जब जाके वो यूरेशियन प्लेट से ऐसे जुड़ गया था, तो वो जब इधर आया तो बीच में उससे पहले ओशियन ही था, तो यहाँ पर ओशियन ओशन कन्वर्जेंस है जो हो चुका है। उससे पहले यहाँ पर ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस भी हो चुका है, जिसको हम काराकोरम रेंजेस के रूप में भी देखते हैं। शायद चला गया क्या, मैंने काराकोरम रेंजेस एक्सप्लेन नहीं किया, एक सेकंड।
नहीं आएगा, अभी काराकोरम रेंजेस भी आएंगे, तब मैं आपको बताऊंगी अभी। ठीक है, तो यही है कि यहाँ पर भी पहले ओशन ओशन कन्वर्जेंस हुआ है, ओशन कॉन्टिनेंट, फिर अब हम यहाँ पे कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस को देख रहे हैं। कहां पर? हमारी जो इंडियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट के बीच में हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है वोल्केनिक इरप्शन अब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पहले वो सारी चीजें हो चुकी है। क्योंकि अब जो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट है, तो इसमें से कोई भी जो प्लेट है उसका सबडक्शन नहीं होता है। तो उससे क्या होता है, इनके बीच में जो भी सेडिमेंट्स, सोइल, रॉक जो भी होते हैं वो क्रश करते हैं और फिर उनका अपलिफ्टमेंट होना शुरू हो जाता है, जिससे यहाँ पर फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है, वलित पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? ये कोस्ट पर नहीं होते, कोस्ट मतलब जैसे हमारा ये इंडिया, तो मतलब ये जो पार्ट होता है, तटीय वाला जो पार्ट होता है हमारा, ये यहाँ पर लोकेटेड नहीं होते, ये मार्जिन पर, प्लेट की जो मार्जिन है, किनारे होते हैं, उस पर ये वाली गतिविधि जो होती है, एक्टिविटी होती है, वो होती है। ठीक है, तो पहले अब आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब इसके जो बट यहाँ पर क्या होता है कि कोई वोल्केनिज्म नहीं आता और पावरफुल अर्थक्वेक आते हैं। अब उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर जब दो कॉन्टिनेंट, दो हैवी ऐसे कॉन्टिनेंट जो प्लेट ऐसे आपस में कोलाइड कर रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है और फिर वाइब्रेशन के रूप में जो अर्थक्वेक आता है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा वो पावरफुल आता है, क्योंकि इनके बीच में फिर बहुत ज्यादा जो फ्रिक्शन जो क्रिएट होता है वो बहुत ज्यादा ही होता है। अब इसके जो एग्जाम्पल है वो हिमालयाज, आल्पाज और यूराल्स। तो आल्पाज में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो ये यूरेशियन प्लेट थी, तो ये जब यहाँ पर जाकर सबडक्ट की होगी, जब यूरेशियन प्लेट सबडक्ट की होगी और ये जब यहाँ पे जाके इनका कॉलिजन हुआ होगा, तो उससे क्या हुआ होगा, यहाँ पे आल्पस पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल थे। जहां पर भी, तो एक एग्जाम्पल हमने इंडिया के रूप में देखा जहां पर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस हो रहा है, एक हमने आल्पस के यहाँ पर देख लिया, और एक यूराल में हो रहा है। यूराल भी यहीं पर ही ऊपर आ गया, तो मैंने आपको समझा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो जैसे मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया कि सबसे पहले यहाँ पर ओशन ओशन कन्वर्जेंस ही हुआ है, उसके बाद ओशन कॉन्टिनेंट, फिर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस हुआ है। ये हमारा इंडिया धीरे धीरे इधर गया था, तब ये जाके इसमें ऐसे टकराया था। तो बीच में जो रिवर थे, फिर रिवर में भी बहुत सारे सेडिमेंट्स होते हैं, तो उसकी वजह से फिर ये इनका अपलिफ्टमेंट हुआ उन सेडिमेंट का, जब इनका कोलिजन हुआ तो उससे हमारे जो फोल्ड माउंटेन है उनका निर्माण हुआ, और इसी तरह से हमारे हिमालय की फॉर्मेशन हुई। ये लिख भी रखा है आपको, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब टकराती है यूरेशियन प्लेट से। अब जो काराकोरम रेंज है उसको याद रखना है, वो हिमालयन रेंज का पार्ट नहीं है, क्योंकि इसका जो निर्माण है वो ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस के समय ही हो गया था। ये वाली जब एक्टिविटी हुई थी तो काराकोरम रेंजेस का निर्माण हो गया था, इसलिए वो हिमालयन रेंज का पार्ट नहीं है। अब एक और बच गया आपका ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, वो इस तरीके से होता है, व्हेन टू प्लेट स्लिप पास ऑफ ईच अदर, जब दो प्लेट एक दूसरे के पास से गुजरती है, इससे कोई भी माउंटेन नहीं बनते हैं, बट सिस्मिक एक्टिविटी होती है, यानी भूकंप आते हैं, क्योंकि जब ये एकदम पास से गुजरती है तो एक बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होता है, फिर जिससे वही वाइब्रेशन के रूप में हम वो अर्थक्वेक के रूप में उसको हम देखते हैं, जिसका एग्जाम्पल है सैन एंड्रियास फोल्ट इन कैलिफोर्निया, जो कि सबसे प्रसिद्ध एग्जाम्पल है। तो इसकी लोकेशन अब आप देखो, ये यहाँ पर कैलिफोर्निया के पास ये है सैन एंड्रियास फोल्ट, इसको इस रूप में भी देखो। तो ऐसे ही जब आप पढ़ते हो तो आपको पहले ये देखना है कि क्या हो रहा है 2D में, फिर उसको आपको यहीं पर अपने मैप पे भी समझना है कि एक्चुअल में ये सारी जो कंडीशन है वो कहाँ कहाँ पर हो रही है, जिससे आपको ये चीजें हमेशा के लिए याद हो जाए और आप इन चीजों को कभी ना भूलो। तो इसी के साथ हमारा प्लेट जो थ्योरी थी उससे कैसे माउंटेन बने, कहाँ पर वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं होती है, कहाँ कहाँ पर वोल्केनिक और माउंटेन बिल्डिंग जो होती है फोल्ड माउंटेन बनते हैं, तो सारी चीजें हमने इससे जानी है। और इस वीडियो में अभी हम इतना एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारी जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, कन्वेक्शन करंट थ्योरी है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, वो समाप्त हो गई है, और आपको भी शायद सारे आंसर मिल गए होंगे कि कैसे वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, कहाँ पर अर्थक्वेक आते हैं, कहाँ पर फोल्ड माउंटेन बनते हैं, कहाँ पर आइलैंड आर्क का निर्माण होता है। जैसे मैं ये बोल रही हूँ तो आपके अब मन में वो इमेज अगर आपने समझा होगा, तो जो जो मैंने नाम लिए कि कहाँ पर आइलैंड आर्क बन रहा है, कहाँ पर
फोल्ड माउंटेन बन रहे हैं, कहां पर वोल्केनिक माउंटेन बन रहे हैं। तो आपके वो दिमाग में वो वर्ल्ड मैप को लेके इमेज आ जानी चाहिए, तब आप समझना कि हाँ आपको समझ में आ गया है। तो इसलिए इसको 1 से 2 बार सुनना, फिर अपनी ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी 11th-12th उसको पढ़ना, फिर आपको ज्योग्राफी ऐसी समझ में आएगी कि आप उसको कभी नहीं भूलोगे और आपको कोई दिक्कत इसमें फील नहीं होगी। इसी के अगर आपको मेरा इनिशिएट पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। धन्यवाद।